Hello everyone, welcome to Bind EduTech। बोर्ड पर क्लास 11th लिखा हुआ है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 में जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर तक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द वैल्यू ऑफ जी। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम एट पोल्स। दूसरा है मैक्सिमम एट इक्वेटर। तीसरा है सेम एवरीवेयर। और चौथा है मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको जैसे अर्थ है, जो जी का वैल्यू होता है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यदि आप हाइट पे जाते हैं या यदि आप किसी पार्टिकुलर डेप्थ तक आते हैं तो जो जी का वैल्यू है वो किसी पार्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू वेरी होता है। हाइट के साथ और डेप्थ के साथ जी का वैल्यू में चेंजिंग आता है। एंड इवन इफ अलॉन्ग विद द रोटेशन ऑफ अर्थ जो जी का वैल्यू है वो भी चेंज होता है। अर्थ में दिस पॉइंट is called pole and this point is called equator। तो जब हम लोग रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ फार्मूला कैलकुलेट करते हैं और जो नया ग्रेविटी का जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा एंगल बताता है, पोल के कंडीशन में एंगल 90 डिग्री लेते हैं, इक्वेटर में 0 डिग्री लेते हैं, तो फाइनली हम लोग को ये मिलता है कि जो जी का वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है पोल्स पे और मिनिमम वैल्यू मिलता है आपको इक्वेटर पे। तो वैल्यू ऑफ जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। मतलब पोल्स पे जी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज। पहला ऑप्शन है लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। तीसरा ऑप्शन है
ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, और चौथा ऑप्शन है मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। देखिए इसका मतलब और मीनिंग समझिए कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट्स होता है जहाँ पर माना जाता है कि पूरा जो सिस्टम का मास है वो उस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे या उस पार्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। अदरवाइज द बैलेंसिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है क्या वो हमेशा सेंटर पर ही लाई करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि हमेशा बॉडी के अंदर लाई करता है। तीसरा, क्या हमेशा बॉडी के बाहर लाई करता है। और चौथा, मे बी पॉसिबल बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगह लाई कर सकता है। देखिए अलग अलग डायमेंशंस का सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह होता है। जैसे किसी यूनिफॉर्म रॉड का यदि सेंटर ऑफ मास देखते हैं, यदि किसी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास देखते हैं तो वो हमेशा उसके मिडिल पॉइंट पे आता है, दैट्स L/2। लेकिन सबके कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कोई सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका आ जाता है 2r/π। कंप्लीट वैल्यू तो ये कंफर्म नहीं है, बट कुछ इसी तरीके से आता है, देखना पड़ेगा वो। यदि डिस्क लेते हैं तो 4r/3π करके आता है सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कुलर डिस्क में 4r/3π करके आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पर ही लाई करेगा। मे बी पॉसिबल, देखिए ये आपको अंदर भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि सेंटर ऑफ मास आपको बाहर भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे बेस्ट आंसर होगा दैट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। According to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain, पहला ऑप्शन डिक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेज, तीसरा ऑप्शन बिकम्स 0, एंड चौथा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इसको समझने के लिए जैसे हुक्स लॉ जो होता है, तो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार
विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस is directly proportional to strain एंड यदि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेस, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के क्या है, देन के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अब सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यदि हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो ये जो रेशियो है वो क्या होगा। यहाँ पर यदि आप स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस को बढ़ाने से साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और यदि दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो ये जो नया आपको स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का वैल्यू मिलेगा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ने पे ये फिर वही आएगा। एज फॉर एग्जांपल पहले मान लीजिए स्ट्रेस था 10 और सपोज कीजिए स्ट्रेन था 20, तो रेशियो आ जाएगा 1/2। जैसे हम लोग स्ट्रेस को 50% इंक्रीज किए तो 50% इंक्रीमेंट के बाद 50% इंक्रीज होने के बाद 10 से हो जाएगा 15 एंड स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा 20 से आपको 30, दिस विल बी कैंसल आउट 1/2, देन द रेशियो इज़ अगेन 1/2। तो सेम प्रोपोर्शन में उसको बढ़ाने से उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि हुक्स लॉ में सेम प्रोपोर्शन पे यदि स्ट्रेस को बढ़ाइएगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है that will always remains constant. Question number 14. First option F is equal to dp by dt, second option F is equal to mv, third option F is equal to mv square, fourth option F is equal to m square v। क्वेश्चन क्या है, तो पूछा जा रहा है कि दिए हुए इक्वेशंस में से कौन सा न्यूटन्स के सेकंड लॉ को बताता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कौन बताता है दिए हुए ऑप्शंस में से। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज़ F इज इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला लिखते हैं, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल थ्योरी बिहाइंड दैट। न्यूटन सेकंड लॉ का बेसिस क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा विस्थापन उसी दिशा में उत्पन्न होती है जिस दिशा में बल प्रत्यारोपित किया गया है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो F बराबर k इंटू dp बाय dt
और k का वैल्यू ले लेंगे 1, तो F बराबर dp/dt। F यहाँ पे फोर्स को बताता है, P मोमेंटम है, T टाइम है, तो dp/dt दैट्स द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब अलॉन्ग विद द हाउ टाइम चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम हाउ मोमेंटम वेरीज। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो F इज इक्वल टू d/dt, और जहाँ मोमेंटम है उसकी जगह लिख देंगे mv, मोमेंटम की जगह लिख देंगे mv। अब F इज इक्वल टू m बाहर, और ये हो जाएगा dv/dt। अब जो dv/dt है दैट इज़ योर a, dv/dt इज a, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड ऑप्शन आपको है मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से, ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन ऐसा है, जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। पाथ डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको याद हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो टोटल वर्क डन होता है, या आपको यदि इस क्वेश्चन में देखने को भी मिल रहा है कि फंडामेंटल फोर्सेस के बारे डिस्कशन हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are actually the fundamental forces, and the force of friction होगा इसका आंसर, which is not a conservative force। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, एंड डायरेक्शन को चेंज करने से इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सारे फोर्स में वो नहीं है। एंड कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन जो चैप्टर था हम लोग का, दैट्स द वर्क, एनर्जी एंड पावर, हम लोग वहाँ पर डिस्कशन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ओनली मोमेंटम is conserved। दूसरा, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ आर कंजर्व। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ऑप्शन सी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ
आर कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर जो डी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन के कंडीशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जब इन इलास्टिक कॉलिजन होता है तो एक बात बताते हैं कि चाहे तो इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, मोमेंटम दोनों कंडीशन में कंजर्व रहता है, आइदर इट्स इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। बट इन इलास्टिक कॉलिजन only momentum is conserved but the kinetic energy get lost। मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन स्मॉल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कम वैल्यू, वो आपको लॉस्ट कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब इसके बाद तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। लेकिन यदि यही इलास्टिक कॉलिजन पूछता इन इलास्टिक के जगह, तो यहाँ हो जाता मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। बट याद रखिएगा, इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी का सम पार्ट और द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्रेन, एक क्रेन दिया हुआ है। अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। द पावर ऑफ द क्रेन टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन दिया हुआ है 100 वाट, सेकेंड ऑप्शन है 200 वाट, तीसरा ऑप्शन है 250 वाट और चौथा ऑप्शन है 500 वाट। देखिए, ये जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg। देखिए, एक वस्तु है जिसका मास आपको दिया हुआ है 100 kg और किसी क्रेन को इसको 10 मीटर के हाइट तक उठाने में 20 सेकेंड्स का समय लग रहा है। आप बताइए पावर क्या होगा, लेकिन जी का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पावर बराबर लिख सकते हैं वर्क बाय टाइम, या समटाइम्स हम लोग इसको वर्क बाय टाइम के जगह पे वर्क इज ऑल्सो नॉन एज दी टोटल वर्क इज नॉन एज एनर्जी, तो P बराबर E/T। बट हियर जब बात होगा एनर्जी का, तो देन एनर्जी में कौन सा एनर्जी? तो किसी एक पार्टिकुलर हाइट तक जब ले जाकर रखते हैं तो वहाँ पर आपको यूज होता है, एक स्टैटिक अवस्था में जब जाकर रखते हैं तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है mgh/T। पोटेंशियल एनर्जी mgh/T। अब m क्या बताता है? मास। g बताता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h बताता है हाइट और t बताता है टाइम। तो मास के जगह 100
G फॉर ग्रेविटी तो 10, H फॉर हाइट तो 10 और T की जगह 20। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो P इज इक्वल टू 100 इंटू 10 दैट इज 1000 वाट। पावर का यूनिट वाट, और वाट के जगह पर आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। वाट की जगह पर जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। Moment of inertia of a circular ring about an axis and passing through its center and perpendicular to its plane। क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट ऑप्शन है mr²/2। सेकेंड ऑप्शन है I बराबर mr²। थर्ड ऑप्शन है I बराबर 3/2 mr²। एंड फोर्थ ऑप्शन है I बराबर 5/2 mr²। पूछ रहा है कि कोई सर्कुलर रिंग है, ये आपको सर्कुलर रिंग है, कोई लाइन इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसका जो प्लेन है, मान लीजिए यही प्लेन है, तो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये प्लेन है और दिया हुआ है कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R का स्क्वायर। दिस विल हैव I इज इक्वल टू mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I इज इक्वल टू mr²। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा B। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग यहाँ तक देख कर रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।